कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने दही हांडी उत्सव मनाने की अनुमति नहीं दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की जान बचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर विश्व भर का अनुभव खराब रहा है। कोरोना टीके की दोनों खुराक पूरी करने वाले देशों में तीसरी लहर ने कहर बरसाया है। कई देशों में फिर से पाबंदी लगाई जा रही है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना और आवश्यक आईसीयू बिस्तर की संख्या का अनुमान व्यक्त करके चिंता बढ़ा दी है। राज्य की कई जिलों में अभी भी दूसरी लहर का असर है। कुछ जिलों में कोरोना का प्रभाव कम हुआ है। यह हमारे लिए विंडो पीरियड है, इसलिए हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। दही हांडी हमारा पारंपरिक उत्सव है। परंपराएं हमारी खून में है, लेकिन हमें लोगों की चिंता है। उत्सव जीने की प्रेरणा देते हैं। कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर संजय ओक ने भी कहा कि दही हांडी में मानव श्रृंखला बनाई जाती है। इस खेल में लोग एक दूसरे के नज़दीकी संपर्क में होते हैं। कोरोना का नया डेल्टा प्लस वेरिएंट तेज गति से फैलता है। दही हांडी दस्ते का कोई एक व्यक्ति इसके चपेट में आया तो इसका फैलाव तेजी से हो सकता है। चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना होता है, ताकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की सही जानकारी मतदाताओं को हो सके। इसके लिए मतदान से पहले 3 बार अखबार में इससे संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करने के साथ ही न्यूज़ चैनल पर भी इसे प्रसारित करवाना होता है। जिन प्रत्याशियों के खिलाफ मामले दर्ज है, उन्हें नामांकन के बाद नामांकन वापसी के 4 दिनों के अंदर अपने ऊपर चल रहे या लंबित आपराधिक मामलों का विज्ञापन विधानसभा क्षेत्र में प्रसारित अखबार में कराना होता है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी ने हैरान कर दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार 2019 के विधानसभा चुनाव के वक्त चुनाव आयोग के निर्देश पर 368 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी अखबारों में छपवाने और न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित कराने की जानकारी चुनाव आयोग को दी है। लेकिन लगभग सभी उम्मीदवारों ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले विज्ञापन छपवाने के लिए ऐसे समाचार पत्र चुने हैं जिनकी प्रसार संख्या बहुत कम है। कई अखबार तो ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। नेशनल इलेक्शन वॉच ने दूसरे राज्यों में उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों के अध्ययन में पाया था कि ज़्यादातर विज्ञापन छोटे अखबारों या कम प्रसार वाले अखबारों में छपवाए गए। भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मुंबई की विशेष अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोपों का मसौदा पेश किया। इस मसौदे के मुताबिक आरोपियों का उद्देश्य क्रांति के जरिए जनता की सरकार बनाना था। इसके साथ ही आरोपी भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे। इसलिए ही आरोपियों ने एल्गार परिषद की बैठक के दौरान नक्सली साहित्य बांटा था और वहां पर भड़काऊ गाने बजाए थे। सोमवार को पेश किए गए आरोपों के मसौदे में 15 आरोपियों के खिलाफ 17 आरोपों का उल्लेख किया गया है। NIA ने दावा किया है कि आरोपी प्रतिबंधक संगठन CPI माओवादी के सक्रिय सदस्य थे। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, वर्नन गोंसल्विस, वरवरा राव, हैनी बाबू, आनंद तेलतुंबड़े, सोमा सेन व गौतम नवलखा सहित अन्य आरोपियों का समावेश है। NIA ने कहा कि सभी आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भाकपा माओवादी और उसके प्रमुख संगठनों के सक्रिय सदस्य हैं, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2009 में गैर कानूनी घोषित किया था। NIA द्वारा सूचीबद्ध फ्रंटल संगठन है कबीर कला मंच, जिसने 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद का आयोजन किया, जिसका कथित परिणाम 1 जनवरी 2018 को कोरेगांव भीमा में हुए जातीय दंगे थे। अनुराधा गांधी स्मारक समिति, सताए हुए कैदियों के लिए एकजुटता समिति, लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए पीपल्स यूनियन, लोकतांत्रिक अधिकार संगठन का समन्वय, लोकतांत्रिक छात्र संघ, विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन और क्रांतिकारी लेखक संघ। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार सतर्क है और उपाय योजनाओं पर बल दे रही है। कोरोना के उपचार और प्रतिबंधात्मक उपायों के लिए दवाई और उपकरणों को टेंडर प्रक्रिया के जरिए खरीदने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत दवाई सामग्री और उपकरणों की खरीदी के लिए 549 करोड़ 33,50,000 रुपये मंजूर किए गए हैं।
जारी शासनादेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को 700 रुपये की दर से 2,50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 33,000 रुपये की दर से 10,000 टॉसिलिजुमैब इंजेक्शन, 25 पैसे की कीमत से 1,50,00,000 पैरासीटामोल टैबलेट, 50 रुपये की दर से 50,000 ऑक्सीजन मास्क, 130 रुपये की दर से 1,25,00,000 RT-PCR टेस्ट किट, 80 रुपये की कीमत से 87,50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, 1 रुपये की कीमत से 1,50,00,000 ट्रिपल लेयर मास्क, 200 रुपये की दर से 22,50,000 PPI किट, 15 रुपये की दर से 1,32,50,000 N95 मास्क, 1,500 रुपये की कीमत से 1,25,000 डेड बॉडी सूट समेत कई दवाइयों और उपकरणों को खरीदने को स्वीकृति दी गई है। सरकार ने दवाइयों और उपकरणों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदने को कहा है। कोरोना से निपटने के लिए दवाइयों को आवश्यकता के अनुसार खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश की महाविकास आघाड़ी पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों दल सत्ता से चिपके हुए हैं। उनके इस जोड़ के पीछे सिर्फ और सिर्फ सत्ता की ही लालच है। तीनों दलों की विचारधारा मेल नहीं खाती है, लेकिन मेल बना हुआ है। यह बेमेल का मेल है। फडणवीस ने कहा कि सत्ता में हिस्सेदारी जहां पर नहीं मिलती है, उस जगह पर सरकार के मंत्री विरोध में बोलते हैं। हिस्सा मिलने के बाद नरम पड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पालक मंत्री किसानों की समस्याओं की ओर अनदेखी कर रहे हैं। मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर कीटनाशक का सेवन करने वाले पुणे के किसान सुभाष जाधव की इलाज के दौरान मौत की घटना पर फडणवीस ने कहा कि राज्य में किसानों की मांगों को सुनने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बची हुई। सरकार को मृतक किसान के परिवार की मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार अपनी ही धुन में मस्त है। उसे अपने बारे में ही सोचना है और अपनों का ही हित साधना है। जनता सब देख रही है। जनता ही एक एक तक इनका उत्तर देगी। हम चुप नहीं रहेंगे। इनकी हर गलती को जनता के सामने लाते रहेंगे। अभी तक कोविन पोर्टल से वैक्सीन लगवाने का स्लॉट या अपॉइंटमेंट बुक किया जाता था, जिसमें कई बार स्लॉट खाली मिलने का इंतज़ार करना पड़ता था। इसे लेकर अब सरकार ने इस स्लॉट बुकिंग को और आसान बना दिया है। अब लोग व्हाट्सएप से भी टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर लोगों को वैक्सीनेशन स्लॉट की बुकिंग के लिए यह सुविधा शुरू की है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर दी है। उन्होंने कहा, नागरिक सुविधा के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करते हुए अब मिनटों में अपने फ़ोन पर आसानी से कोविड-19 वैक्सीन का स्लॉट बुक करें। इसी के साथ ही व्हाट्सएप के CEO विल कैथकार्ट ने भी इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, हम भारत सरकार व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से साझेदारी कर रहे हैं। इससे लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कराने कर सुविधा मिलेगी। वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने के साथ ही लोग इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकेंगे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी IIT छात्र को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि छात्र टैलेंटेड है, युवा है और राज्य का भविष्य है। आरोपी ने 28 मार्च की रात अपनी साथी छात्रा का रेप किया था। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोप तय कर लिए गए हैं तो आरोपी को हिरासत में रखने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के आधार पर तय है कि आरोपी ने अपराध किया है, लेकिन केस की जांच पूरी हो गई है। ऐसे में आरोपी छात्र सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। विक्टिम छात्रा और आरोपी छात्र दोनों ही राज्य के भविष्य की पूंजी है। दोनों 19 से 21 साल के आयु वर्ग के युवा हैं और दोनों अलग अलग राज्यों से आते हैं। ऐसे में आरोपी को कैद में रखने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के इस आदेश के बाद इस मामले में अनोखा मोड़ आया है। सकारात्मक भूमिका रखने वालों ने इसे मील का पत्थर बताते हुए कहा है कि अदालत का यह फैसला दूरगामी है, बशर्ते इसका बेजा इस्तेमाल न हो। आने वाले समय में देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। इसके अलावा कई ऑफर्स भी मिल सकते हैं। जानकारी के अनुसार आने वाले समय में पेट्रोलियम मार्केटिंग बिजनेस में 6 नई प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हो सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार आने वाले समय में 6 निजी कंपनियों को पेट्रोल डीजल बेचने की इजाज़त मिल सकती है। जिन कंपनियों को पेट्रोल डीजल बेचने की अनुमति मिल सकती है उनमें आईएमसी ऑनसाइट एनर्जी, असम गैस कंपनी, एमके एग्रोटेक, आरबीएमएल सॉल्यूशंस इंडिया, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शामिल हैं। इन कंपनियों के आने के बाद पेट्रोलियम मार्केटिंग बिजनेस में कुल 14 कंपनियां हो जाएंगी। पेट्रोलियम मार्केटिंग बिजनेस में फ़िलहाल सरकारी कंपनियों का कब्जा है। देश में 90% पेट्रोल पंप का कारोबार सरकारी कंपनियों के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में अब प्राइवेट कंपनियों के आने से बाज़ार में कंपटीशन बढ़ेगा। इससे तेल के दामों में भी कमी आएगी। निजी कंपनियों के इस सेक्टर में आने से ग्राहकों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। पहले तो ज़्यादा कंपनियों के आ जाने से ज़्यादा पेट्रोल पंप होंगे, ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप खुलेंगे, सर्विस भी बेहतर होगी। दूसरा, कई लोगों का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर के शामिल होने से अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनियां कई ऑफर्स के साथ साथ तेल के दाम भी कम करेगी। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम पर पैक्सो एक्ट में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। केस 13 साल की नाबालिग की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। बच्ची ने बताया था कि तस्लीम ने उसे बुरी नीयत से छुआ और हाथ पकड़ा था। इसके बाद जब वो चीखी तो भीतर से मां आई और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने तस्लीम की पिटाई की थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एक समुदाय के लोगों ने थाने को घेर लिया था और पिटाई करने वालों पर कार्रवाई की मांग की थी। तस्लीम उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला है। वह इंदौर के रानीपुरा स्थित मुसाफिर खाने में रुका हुआ था। पुलिस ने बताया कि तस्लीम के पास से 2 आधार कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड मिला है, जिस पर उसके पिता का नाम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक आधार कार्ड पर हिंदू नाम लिखा है जबकि दूसरे पर मुस्लिम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी घटना पर इसी रिपोर्ट का हवाला दिया था। तीनों आईडी में नाम अलग अलग है। आईडी के हिसाब से उसके नाम तस्लीम, असलीम, गोलू है। इनमें पिता का नाम मोहर अली, मोर सिंह और मोहन सिंह लिखा है। अफगानिस्तान से मंगलवार को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को भी दिल्ली लाया गया। इन्हें रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को सिर पर रखकर रिसीव किया। सिख समुदाय के लोगों और पवित्र धर्म ग्रंथ की प्रतियों को भारत लाए जाने को लोग अफगानिस्तान में सिख परंपरा का खत्म होना बता रहे हैं। अब 3 प्रतियां ही अफगानिस्तान में रह गई है। शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने कहा, यह अफगानिस्तान में सिखी के एक युग की समाप्ति है। तालिबान की ओर से अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के चलते सिखों को अपने घरों को छोड़कर निकलना पड़ा है। गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां काबुल, गजनी और जलालाबाद के गुरुद्वारों से बेहद भारी मन के साथ भारत लाई गई है। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भारत लाए जाने का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले 25 मार्च 2020 को गुरुद्वारा हर राय साहिब में इस्लामिक स्टेट ने हमला कर दिया था। काबुल के इस गुरुद्वारे में हुए हमले में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भी पवित्र ग्रंथ की 7 प्रतियों को भारत लाया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब की कुल 13 प्रतियां अफगानिस्तान में थी, जिनमें से 7 को पहले ही भारत लाया जा चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने पर जश्न मनाने वाली इमरान खान सरकार की पार्टी पीटीआई की एक नेता ने कश्मीर को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। नीलम इरशाद शेख ने कहा कि तालिबान पाकिस्तान के साथ है। तालिबान आएंगे और कश्मीर को जीतकर उसे पाकिस्तान को देंगे। नीलम ने यह विवादित बयान पाकिस्तान के बोल टीवी के एक डिबेट में दिया, जिसे लंबे समय से माना जाता है कि इसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से गहरे संबंध हैं। नीलम ने कहा कि इमरान सरकार बनने के बाद पाकिस्तान का मान बढ़ा है। नीलम का यह बयान ऐसे समय पर आया है पाकिस्तान पर तालिबान आतंकियों की खुलकर मदद करने के आरोप लग रहे हैं। अफगानिस्तान में जंग के दौरान हज़ारों की संख्या में आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाके से अफगानिस्तान में गए। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मदद से अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान राज आ गया है।
अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान की सरजमी पर हमला बोला था। इस दौरान अमेरिका ने तालिबान और अल-कायदा के खात्मे के लिए पाकिस्तान से मदद ली। वहीं इसके बदले में अमेरिका ने वर्ष 2002 से वर्ष 2018 के बीच में 33 अरब डॉलर की भारी भरकम आर्थिक मदद पाकिस्तान को दी। दक्षिण चीन सागर में सैनिक या व्यापारिक पोतों की खुली आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ही भारत हिंद प्रशांत इलाके की अन्य बड़ी नौसैनिक ताकतों के साथ खड़े होकर चीन को ललकार रहा है, लेकिन चीन की भी हेकड़ी बढ़ती जा रही है। नतीजतन दक्षिण चीन सागर में तनाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगले 2 महीनों में दक्षिण पूर्वी एशिया के तटीय देशों वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ साझा नौसैनिक युद्धाभ्यास करने की योजना है। इसके बाद ये पोत पश्चिमी प्रशांत में जाकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास भी करेंगे। चीनी की समुद्री सीमा के करीब भारतीय नौसेना अन्य देशों के साथ इस तरह अपना शक्ति प्रदर्शन पिछले कई सालों से कर रही है। भारत के निकट के सागरीय इलाके को हिंद महासागर या इंडियन ओशियन कहा जाता है। जिस तरह इंडियन ओशन भारत का नहीं है, उसी तरह दक्षिण चीन सागर भी चीन का नहीं है, लेकिन चीन ने इस इलाके में एक काल्पनिक 9 डैश लाइन खींचकर उसके अंदर आने वाली सभी समुद्री इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया है। इस इलाके में विदेशी पोतों के विचरण करने पर फिलहाल तो चीन केवल ऐतराज़ ही करता है, लेकिन यदि वह अपना प्रभुत्व जमाने में कामयाब हो गया तो भविष्य में इधर से किसी पोत के गुजरने पर रोक टोक भी कर सकता है। भारत सहित दुनिया की बड़ी नौसैनिक ताकतों ने चीन के इन दावों को नज़रअंदाज किया है। अमेरिका ने भी पिछले महीने अपने विमान वाहक पोतों का विशाल बेड़ा वहां भेजा था। जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत भी इस इलाके में भेजे जाते रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में पिछले महीने हिंसा और लूटपाट का शिकार हुआ भारतीय समुदाय एक बार फिर खुद को उन्हीं परिस्थितियों से घिरता महसूस कर रहा है। दोबारा हिंसा भड़कने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका में रहने वाले 13 लाख भारतीय समुदाय के लोगों में डर और बेचैनी है। वहाँ भारतीय समुदाय के लोगों को व्हाट्सएप संदेशों और वीडियो के जरिए धमकाया जा रहा है। उनसे देश छोड़ने को कहा जा रहा है। नतीजतन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए आवेदन करने वालों की संख्या अचानक काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन इसमें भी दिक्कत आ रही है। वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उनमें से ज़्यादातर के पूर्वजों को 150 साल पहले अंग्रेज़ अपने खेतों में मजदूरी कराने ले गए थे। उस यात्रा के दस्तावेज अब शायद ही उनके पास हो। आरोप है कि ऐसी सूरत में ओसीआई कार्ड को लेकर दूतावास से बहुत मदद नहीं मिल रही। दूसरी बात यह है कि हिंसा प्रभावित लोगों ने तब पुलिस और सेना पर सहयोग नहीं देने का भी आरोप लगाया था। याद रहे, पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुम्मा की गिरफ्तारी को लेकर वहां के 2 प्रांतों क्वाजुलू नटाल और गौतेंग में हुई हिंसा में कम से कम 330 लोग मारे गए थे, जिनमें भारतीय भी थे। तब लूटपाट में भारतीयों के होटलों, दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया था। फ्लाई दुबई ने एक बयान जारी कर रहा है कि कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे कुछ प्रवासियों के रेसिडेंस वीज़ा की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। भारत और पाकिस्तान समेत 6 देशों के ऐसे नागरिक जिनके दुबई रेसिडेंस वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी है, 10 नवंबर तक दुबई लौट सकते हैं। शर्त यह है कि लाभार्थी को 20 अप्रैल 2021 और 8 नवंबर 2021 के बीच रेसिडेंस वीज़ा की समाप्ति तिथि के बाद से देश से बाहर होना चाहिए। GDRFA ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्पॉन्सर के अनुरोध पर रेसिडेंसी फाइल को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। GDRFA के मुताबिक जब प्रवासी समाप्त अवधि वाले वीज़ा के साथ देश में प्रवेश करेंगे तो सिस्टम की तरफ से उन्हें एंट्री की तारीख से 30 दिनों का समय दिया जाएगा। इस अवधि में वह अपना स्टेटस बदलवा सकते हैं और वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। यह फैसला भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया और युगांडा के यात्रियों के लिए लिया गया है। हालांकि दुबई आधारित वीज़ा के लिए अवधि उन यूएई निवासियों के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी जो 20 अक्टूबर 2020 से पहले देश छोड़ने के बाद 6 महीने से अधिक समय तक यूएई से बाहर रहे हो।
ब्रिटेन के सबसे कट्टर मुस्लिम उपदेशक अंजेम चौधरी ने तालिबान से अपील की है कि वे अफगानिस्तान में रह रहे गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूल करें। अब तक सैकड़ों जिहादियों और आतंकियों को तैयार कर चुके अंजेम चौधरी ने तालिबान से मांग की कि वे म्यूज़िक पर बैन लगा दें। अंजेम चौधरी ने जजिया कर को काफिरों का कर करार दिया है। उसने तालिबान से यह भी अनुरोध किया है कि वे पराई स्त्री के साथ संबंध रखने वाले लोगों पर पत्थर बरसाने की सज़ा दें। ब्रिटिश कट्टरपंथी मौलवी ने तालिबान से यह भी अपील की कि वे अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट कर दें। अंजेम ने यह भी कहा कि सभी सीमाओं को खत्म कर दिया जाए और नए इस्लामिक स्टेट का नागरिक बनने के लिए सभी मुस्लिमों को न्योता दिया जाए ताकि भारतीय उपमहाद्वीप में सभी मुस्लिमों को एकजुट किया जा सके। बता दें कि अंजेम चौधरी ने इस्लामिक स्टेट आतंकी गुट को समर्थन देने के लिए 5 साल तक जेल में बंद था। अब उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन उसके सार्वजनिक रूप से बोलने पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इस आदेश पर पिछले महीने ही बैन हटा लिया गया है।